अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डेक्लरेशन ऑफ इस्टॉपल को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इस्टॉपल का मीनिंग क्या है, उसके बाद जो इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस है कानून शहादत आर्डर में, उन प्रोविजंस को देखेंगे और इसकी एक्सेप्शंस को देखेंगे। स्टॉपल का जो सिंपल मीनिंग है वो स्टॉप कर देना, रोक देना, किसी पर्सन पे बार लगा देना। कि अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी है तो उसको रोक देना कि वो बाद में अपनी उस स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकता, अपनी उस स्टेटमेंट से नहीं फिर सकता जो उसने पहले दी है। तो अब इसके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और पढ़ के फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो आर्टिकल 114 है कानूनी शहादत आर्डर का, उसमें इस्टॉपल को डिफाइन किया गया है। इसमें कह रहे हैं व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डेक्लरेशन, एक्ट और ओमिशन intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief। तो यहाँ तक इसका क्या मतलब है कि जब एक पर्सन अपनी डेक्लरेशन के थ्रू, डेक्लरेशन मींस स्टेटमेंट, जब एक पर्सन कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है या फिर कोई ऐसा एक्ट करता है या फिर ओमिशन करता है। ओमिशन मींस के अगर एक पर्सन कोई काम करने का ड्यूटी बाउंड है लेकिन वो काम जानबूझ के नहीं करता तो उसको ओमिशन कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ तक क्या है कि जब एक पर्सन कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, कोई ऐसा काम करता है या फिर कोई ओमिशन करता है और इंटेंशनली ये स्टेटमेंट देता है, इंटेंशनली ये एक्ट करता है। इस पर्सन की इंटेंशन ये होती है स्टेटमेंट देने की या एक्ट करने की या ओमिशन करने की कि दूसरा पर्सन इसकी इस स्टेटमेंट को ट्रू समझे, दूसरा पर्सन इसकी स्टेटमेंट को सच समझते हुए इस पे एक्ट करे। अब आगे क्या कह रहे हैं, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that fact। तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी है, कोई एक्ट किया है, कोई ओमिशन किया है, इंटेंशनली किया है ताकि दूसरा पर्सन उसकी स्टेटमेंट को सच समझते हुए उस पर एक्ट करे, और अगर दूसरा पर्सन उसकी स्टेटमेंट को सच समझते हुए उस पर एक्ट करता है, बिलीव करता है और उसकी स्टेटमेंट को, उसके एक्ट को, उसके ओमिशन को सच समझता है और फिर बाद में अगर इन दोनों पर्सनस के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो जिस पर्सन ने ये एक्ट किया है, ओमिशन किया है या स्टेटमेंट दी है, वो अपनी इस स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकता। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं जो कि इसी आर्टिकल में बताई गई है। इस इलस्ट्रेशन को समझने के बाद इस्टॉपल को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स टू बिलीव दैट सर्टन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। तो यहाँ तक क्या कह रहे हैं कि जो ए है वो एक स्टेटमेंट देता है बी को, वो बी को इंटेंशनली ये कहता है कि ये जो सर्टन प्रॉपर्टी है, ये लैंड है, ये मेरी है, मैं इसका ओनर हूँ, मैं मालिक हूँ, ये प्रॉपर्टी तुम मुझसे खरीद लो। लेकिन एक्चुअल में जो ए है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, वो मालिक नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसी और की है। लेकिन ए जो है वो जानबूझ के बी को कह रहा है ताकि बी उससे प्रॉपर्टी खरीद ले। अब क्या कहते हैं आगे, द लैंड आफ्टर वर्ड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए। अब बाद में क्या होता है, पहले तो वो मालिक नहीं होता जब वो बी के साथ कंट्रैक्ट करता है उस लैंड का, लेकिन बाद में वही प्रॉपर्टी उसके पास आ जाती है, वो उसका मालिक बन जाता है, ओनर बन जाता है ए। फॉर एग्जांपल अगर उसको वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी जाती है या फिर बाय विल उसके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है या फिर विरासत के थ्रू अगर उसके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है। फॉर एग्जांपल पहले वो प्रॉपर्टी उसके बाप की थी लेकिन उसके बाप के मरने के बाद वही प्रॉपर्टी थ्रू विरासत उसके पास आ गई, ए के पास। लेकिन जब ए के पास वो प्रॉपर्टी आ गई, जब ए उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया तो ए क्या करता है, ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ द सेल ही हैड नो टाइटल। अब इसमें क्या कह रहे हैं आगे कि जब वो ओनर बन जाता है तो वो कोर्ट में जाके तो कहता है कि इस सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि जब ये मैंने इसके साथ कंट्रैक्ट किया था इस प्रॉपर्टी का, इस लैंड का, तब तो मेरे पास टाइटल ही नहीं था, मैं मालिक ही नहीं था। तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो इस लैंड को, इस सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल।
तो यहाँ पे इस ए पे स्टॉपर लग जाएगा, इसको रोक दिया जाएगा, इस पे बार लगा दी जाएगी कि अब तुम अपनी स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकते जो तुमने पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी बी को कि मैं इसका ओनर हूँ इस सर्टन लैंड का, ये लैंड मेरी है, तुम इस लैंड को खरीद लो मुझसे। लेकिन चाहे तुम उस टाइम पे मालिक नहीं थे, लेकिन तुमने ये स्टेटमेंट दी थी बी को और बी ने उस पे बिलीव करते हुए, उस स्टेटमेंट को सच समझते हुए ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो अब अगर ये प्रॉपर्टी, पहले तुम मालिक नहीं थे लेकिन अब बेशक तुम ओनर बन चुके इस प्रॉपर्टी के, टाइटल तुम्हारे पास है, लेकिन अब तुम अपनी ये जो स्टेटमेंट तुमने पहले दी थी उससे डिनाई नहीं कर सकते। लिहाजा अब ये जो सेल डीड है इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा सिर्फ इस ग्राउंड पे कि अब तुम इस प्रॉपर्टी, तब तुम मालिक नहीं थे जब तुमने कंट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पे इस्टापल का मतलब ये है कि जब एक पर्सन ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, कोई ऐसा काम किया है या ओमिशन किया है जिसको सच समझते हुए दूसरी पार्टी ने उस पे एक्ट किया है, और बाद में फिर अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, वो कोर्ट में जाते हैं, तो बाद में ये जो पर्सन जिसने ये फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंशनली दी थी दूसरे पर्सन को यकीन दिलाने के लिए ताकि वो उस स्टेटमेंट पे एक्ट करे, तो फिर इस पर्सन पे स्टॉपर लगेगा, इस पर्सन को रोक दिया जाएगा कि तुम अपनी स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली स्टॉपल का मीनिंग है। कल 115 को देखते हैं जिसमें स्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन, जिसमें बात की गई है कि कैसे टेनेंट पे स्टॉपल लगता है या फिर लाइसेंसी पे स्टॉपल लगता है। तो इसकी बेयर रीडिंग थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन ये बहुत ही ईजी आर्टिकल है। इसमें कह रहे हैं नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई टेनेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का आर पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट shall during the continuance of tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property। तो यहाँ तक टेनेंट के बारे में बात की गई है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ तो आप लोगों को इसकी बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी इस आर्टिकल की। तो फॉर एग्जांपल एक लैंडलॉर्ड है, उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी है टेनेंट को। अब टेनेंसी एग्रीमेंट अभी एक्सपायर नहीं हुआ, ड्यूरिंग द टेनेंसी एग्रीमेंट अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, लैंडलॉर्ड कोर्ट में चला जाता है, जाके एप्लीकेशन फाइल करता है। फॉर एग्जांपल अगर जो टेनेंट है वो रेंट पे नहीं कर रहा या फिर उसने कोई ऑब्लिगेशन ब्रीच की है, तो लैंडलॉर्ड कोर्ट में जाके कहता है कि इसको डायरेक्शन इशू की जाए कि ये रेंट पे करे और साथ मेरा घर हाली करे क्योंकि इसने ये ऑब्लिगेशन ब्रेक की है। अब यहाँ पे अगर जो टेनेंट है वो कोर्ट में ये प्ली लेता है कि जब मैंने इसके साथ टेनेंसी एग्रीमेंट किया था लैंडलॉर्ड के साथ, जब लैंडलॉर्ड ने मुझे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी तब लैंडलॉर्ड तो मालिक ही नहीं था, ओनर ही नहीं था इस प्रॉपर्टी का, तो मैं इसको क्यों रेंट पे करूं या फिर जो भी ऑब्लिगेशन वगैरह वो मैं क्यों फुलफिल करूं। तो यहाँ पे जो टेनेंट है उस पे स्टॉपर लग जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा कि तुम लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि जब तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था टेनेंसी एग्रीमेंट, तो तुमने लैंडलॉर्ड के साथ टेनेंसी एग्रीमेंट किया था, लैंडलॉर्ड ने तुम्हें ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो लिहाजा यहाँ पे स्टॉपर लग जाएगा। ये सेक्शन ये सॉरी आर्टिकल यही कह रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि जब मेरा इसके साथ एग्रीमेंट हुआ था टेनेंसी एग्रीमेंट तो तब तो ये मालिक ही नहीं था, तब तो इसके पास टाइटलशिप ही नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको रेंट वगैरह नहीं पे करूँगा या जो भी ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो टेनेंट है उस पर स्टॉपर लगता है। आगे लाइसेंसी की बात कर रहे हैं एंड नो पर्सन हु केम अपॉन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द लाइसेंस of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं जैसे टेनेंट पे ये स्टॉपर लगा है इसी तरह लाइसेंसी पे भी स्टॉपर लगेगा। अगर उसको कोई किसी प्रॉपर्टी का लाइसेंस दिया गया बाय द लाइसेंसर, तो फिर बाद में वो ये नहीं कह सकता कि जिस प्रॉपर्टी का उसे लाइसेंस दिया गया है तो जो लाइसेंसर है उसके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास तो कोई टाइटल ही नहीं था मुझे ये लाइसेंस इशू करने का।
ये लाइसेंस देने का इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो इस तरीके से जो लाइसेंसी है और जो टेनेंट है उस पे इस्टॉपल लगता है। अब आर्टिकल 116 को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं इस्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बेली आर लाइसेंसी। तो इसमें जो 2-3 टर्म्स दी गई हैं पहले उनको देखते हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें चेक वगैरह आ जाते हैं, प्रॉमिसरी नोट वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे इस आर्टिकल में ड्रार का वर्ड यूज़ किया गया और एक्सेप्टर का यूज़ किया गया है। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो पर्सन इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रा करता है, इंडोर्स करता है, उसको ड्रार कहते हैं। और जिसके नाम पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा किया जाता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन अगर कोई चेक इंडोर्स करता है, किसी पर्सन के नाम पे कोई चेक लिखता है, तो जो पर्सन वो चेक लिख रहा है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोगों ने अगर किसी को पैसे वगैरह देने हैं तो हम लोग उस पर्सन को चेक दे देते हैं एक। तो जो पर्सन चेक दे रहा है वो ड्रार है, और जिस पर्सन को वो चेक दिया जा रहा है, जिस पर्सन के नाम पे वो इंडोर्स किया जा रहा है वो चेक, वो कौन है? वो एक्सेप्टर है। अब आगे बेली कौन है? बेलर, एक टर्म बेलर है और दूसरा बेली। अब जो बेलर होता है वो गुड्स डिलीवर करता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी पर्सन को, और जिस पर्सन को वो गुड्स डिलीवर की जाती हैं उसको बेली कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक पर्सन है वो अपनी शर्ट स्टिच करवाना चाहता है और वो टेलर को वो शर्ट डिलीवर करता है स्टिच करवाने के लिए। अब यहाँ पे ये जो पर्सन शर्ट डिलीवर कर रहा है ये बेलर है, और जो टेलर है जिसको ये शर्ट डिलीवर की जा रही है इसको बेली कहेंगे। अब इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि कैसे ये जो बेली है और एक्सेप्टर है उस पर इस्टॉपल का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो इसमें कह रहे हैं नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it। अब यहाँ तक क्या सिंपल सी बात कह रहे हैं, अगर एक एक्सेप्टर है जिसके नाम पे ये चेक वगैरह इंडोर्स किया गया था, फॉर एग्जांपल एक पर्सन उसने अगर दूसरे पर्सन के नाम पे कोई चेक इशू किया, उसको कोई चेक दिया उसके नाम पे, तो जो एक्सेप्टर है जिसको वो चेक दिया गया है वो बाद में इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो ड्रार है जिसने ये चेक इंडोर्स किया है इसके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी ये चेक इंडोर्स करने की या ये चेक ड्रा करने की। तो यहाँ पे इस जो एक्सेप्टर है इस पे स्टॉपर लग जाएगा। उसके बाद इसी तरह आगे बेली के बारे में कह रहे हैं नॉर शैल एनी बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई that his bailor or licensor had at the time when the bailment or licensee commenced authority to make such bailment or grant such license। तो इसी तरह अगर एक जो बेली है उसको अगर गुड्स डिलीवर की गई हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले शर्ट वाली एग्जांपल दी कि एक पर्सन ने शर्ट डिलीवर की है टेलर को स्टिच करवाने के लिए, और जो टेलर है वो बेली है। अगर उस टेलर ने उस शर्ट के साथ फॉर एग्जांपल कोई गड़बड़ कर दी है या वो शर्ट जो है वो स्टिच करके रिटर्न नहीं अगर कर रहा, तो यहाँ पे अगर जो बेलर है जिसने वो शर्ट डिलीवर की थी वो अगर कोर्ट में चला जाता है और कहता है कि इसके साथ मेरा कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ है, अब यहाँ पे इसको डायरेक्शन इशू की जाए कि ये जो मैंने इसको गुड्स डिलीवर की थी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अब ये स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो गया है, मेरी गुड्स को रिटर्न ये करे बेली। लेकिन अगर बेली वहाँ पे ये प्ली लेता है, बेली कोर्ट में कहता है कि ये जो बेलर है इसने जब ये कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मेरे साथ किया है, जब इसने ये शर्ट मुझे डिलीवर की है, इसके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी ये कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करने की या फिर गुड्स डिलीवर करने की। तो यहाँ पे जो बेली है इसको रोक दिया जाएगा, स्टॉपल इस पे लग जाएगा कि तुम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि जो बेलर है उसके पास अथॉरिटी नहीं थी कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करने की। अब अगर सिंपल सी बात समझी जाए तो क्योंकि जो बेलर है उसी ने गुड्स डिलीवर की हैं बेली को, तो इसलिए यहाँ पे जो बेली है उसको रोक दिया जाता है, उस पर स्टॉपल लग जाता है कि तुम इस चीज़ से अब डिनाई नहीं कर सकते। अब इसी तरह जो लाइसेंसर है उस पर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि अगर उसे लाइसेंस इशू किया गया बाय द लाइसेंसर तो वो बाद में ये चीज़ से इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता जो लाइसेंसर है उसके पास तो अथॉरिटी नहीं थी ये लाइसेंस इशू करने की। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशंस हैं इसी आर्टिकल में। जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है इसमें कह रहे हैं द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज में डिनाई दैट बिल वॉज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन
बाय होम इट परपोर्ट्स टू हैव बीन ड्रॉन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल में कि जो एक्सेप्टर है जिसके नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा किया गया है या इंडोर्स किया गया है, तो वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसके नाम पे इंडोर्स किया गया है, उस ड्रॉर के पास अथॉरिटी नहीं है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स करने की। तो इस बात से तो वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि वो इस बात से डिनाई कर सकता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसके नाम पे इंडोर्स किया गया है, वो जिस पर्सन की तरफ से इंडोर्स किया गया है वो उस पर्सन ने नहीं बल्कि किसी और पर्सन ने ड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने चेक वाली एग्जांपल दी थी, एक पर्सन है ए, वो अगर एक चेक जो है वो ड्रॉ करता है बी के नाम पे, लेकिन बी जो है वो यहाँ पे इस बात से डिनाई कर सकता है कि जो ए ने ये चेक ड्रॉ किया वो ए ने नहीं किया बल्कि सी ने ड्रॉ किया उसके नाम पे, तो इस बात से वो डिनाई कर सकता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन टू क्या कह रही है, इसमें सिंपल सी बात कह रही है कि अगर जो बेली है वो गुड्स डिलीवर कर देता है, जो गुड्स उसको डिलीवर की गई थी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो अगर स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो गया है और वो गुड्स रिटर्न करता है, लेकिन वो बेलर को रिटर्न नहीं करता बल्कि किसी थर्ड पर्सन को रिटर्न करता है, तो यहाँ पे बेली के पास राइट है। बेली जो है वो कोर्ट में ये चीज़ प्रूव कर सकता है कि उसके पास राइट था कि इन गुड्स को बेलर के अलावा भी किसी और पर्सन को रिटर्न कर सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने टेलर वाली एग्जाम्पल दी पहले कि एक पर्सन है बेलर जो अपनी शर्ट जो है वो डिलीवर करता है बेली को कि ये शर्ट मुझे स्टिच करके दो। अब बेली अगर उस शर्ट को स्टिच कर देता है और वो बेलर को कॉल करता है कि आके अपनी जो शर्ट है वो ले जाओ, लेकिन बेलर खुद नहीं जाता वो शर्ट लेने, वो अपने किसी एजेंट को भेज देता है, किसी पर्सन को भेज देता है वो शर्ट रिसीव करने के लिए, और वो बेली को बता देता है कि मेरे बिहाफ पे ये शर्ट तुम इस पर्सन को दे दो। अब बेलर के अलावा जो भी पर्सन वहाँ पे जाता है वो बेली उस शर्ट को हैंड ओवर कर देता है, डिलीवर कर देता है उस पर्सन को। लेकिन बाद में अगर जो बेलर है वो कोर्ट में जाके ये चीज़ क्लेम करता है कि जो बेली है उसने तो मुझे शर्ट रिटर्न ही नहीं की, या उसने मेरे अलावा किसी और पर्सन को रिटर्न कर दी है, मुझे तो मिली ही नहीं है, तो यहाँ पे जो बेली है वो कोर्ट में ये चीज़ प्रूव कर सकता है कि बेली के पास राइट था कि वो बेलर के अलावा भी किसी और पर्सन को डिलीवर कर सकता है, क्योंकि बेलर ने खुद ही उसको ये चीज़ बोली थी कि ये गुड्स, ये जो शर्ट है वो मेरे बिहाफ पे इस पर्सन को जो है वो डिलीवर कर दो।